बच्चों 51, किसी को डाउट? 52, किसी को डाउट? ठीक है। 53rd, बच्चों समझो करना क्या है वो ध्यान से देखो। 30 डिग्री एंगल है। एक टॉपिक बच्चों तुम पढ़ते हो एंगल ऑफ रिपोज, मान लो चलो वो नहीं भी पढ़ा है, हम बिल्कुल बेसिक से करें तो बिल्कुल बेसिक से अगर मैं करता हूं तो 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, ये एंगल 30 है, तो यहां लगेगा एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा 10, इधर चिराग, तो यहां फोर्स 10, यहां लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं, अभी मैं उसकी लिमिटिंग वैल्यू लिख रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू नॉर्मल, म्यू तुम्हें दिया है 0.7, नॉर्मल लिखोगे एम जी कॉस थीटा। ये बच्चों चेक करोगे तो ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा आएगी, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, ड्राइविंग फोर्स से ज्यादा है। तो बच्चों लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, जब तक लिमिट क्रॉस नहीं करता है रेस्ट पे रहता, रेस्ट पे रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और ड्राइविंग फोर्स के बराबर यानी कि इसी के बराबर होगा। तो यहां ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो ड्राइविंग फोर्स के बराबर फ्रिक्शन होगा यानी कि 20। तो बच्चों अगर 1-2 किलो का नहीं 20 नहीं 10, हाँ, तो अगर 9.8 लोगे तो 9.8 आ जाएगा, 10 लोगे तो वो आ जाएगा। करेक्ट आंसर बच्चों आ गया। अब बच्चों चेक करें इसमें कोई तकलीफ हो, ठीक है। 54, इसमें किसी को डाउट? हैंड राइज करें जिससे डाउट हो। ओके, मुझसे क्लास के बाद पूछना, ठीक है बच्चों। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 55, इसमें बच्चों डाउट किसी को भी? 56, चलो बच्चों बता रहा हूं। बच्चों तुम्हें दिया है कि ये एंगल बाइसेक्टर पे है, मतलब 45 डिग्री, आर ये है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं लिखूंगा आर साइन या कॉस आर बाई रूट। अब बच्चों दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, तो दोनों जुड़ जाएंगे। एक एंगल 45, एक एंगल 90, तो एक तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक एंगल 45, एक एंगल 90। एक तार की वजह से ये आया, अपने पास 2 तार हैं तो इंटू 2। चेक करो बच्चों कहीं तकलीफ हो? अब ये क्लियर है। अब 57, इसमें डाउट बच्चों? बच्चों डिस्कस कर रहा हूं, समझो। याद करो हमने एक एन साइड पॉलीगन वाला क्वेश्चन किया था, लगभग वैसा ही मान। तुमसे कहा है कि भाई एक सर्कल के अंदर ऐसे पॉलीगन बना दे, सर्कल के अंदर ऐसे पॉलीगन बना दे। अगर हमने ऐसा बनाया है तो मान लो बच्चों जैसे 6 साइड है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 2 पाई बाई 6, 7 है तो 2 पाई बाई 7, एन है तो कोई भी एक एंगल अगर मैं लिखता हूं तो 2 पाई बाई एन। ये चीज बच्चों क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब केवल एक ट्राइंगल वाला हिस्सा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, केवल एक ट्राइंगल वाला। तो एक ट्राइंगल में कोई सा भी पकड़ता हूं, ये बच्चों अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये साइड अपने पास ए है, ये पूरा एंगल 2 पाई बाई एन है, तो ये एंगल होगा पाई बाई एन, ये एंगल पाई बाई एन। बच्चों पूरा 2 पाई बाई एन है, तो आधा एंगल कितना होगा पाई बाई एन। अब एक तार की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं, एक तार की वजह से, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ए कॉस, चेक करते रहना अगर कोई मैं मिस्टेक करूं, ए कॉस पाई बाई एन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब साइन थीटा साइन थीटा, तो साइन पाई बाई एन साइन पाई बाई एन,
ये एक तार की वजह से आया है, एक तार, मान लो ये वाला तार, इस तार की वजह से इतना आया, सब तार की वजह से उतना ही आएगा, ऐसे एन तार मेरे पास है, तो मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो इनटू एन। समझ पाए बच्चों? अब मैच कर लो, मेरे हिसाब से कोई ना कोई मैच करना चाहिए। हाँ, अप्रोच में कहीं दिक्कत लग रही हो तो बताओ बच्चों। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने और किया था, वो मॉड्यूल का था, अगर याद हो। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। 58 इसमें बच्चों डाउट किसी को भी? बच्चों याद करो, स्क्वायर का मेरे डीपीपी में ही क्वेश्चन था, और एक प्लस एक माइनस वो log 2 का फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। 59 इसमें बच्चों को डाउट? बच्चों इसमें आंसर करेक्शन है, इसमें आंसर तुम्हें बॉम्बे दिया है बट करेक्ट आंसर चेन्नई होगा। इसमें क्या है, डिस्टेंस सेम नहीं है, देखने में सेम लग रही है बट यहां 2D है, D है, 2D है, तो नॉर्मली तीनों पैरेलल में लोगे तो 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, लेकिन वो एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन एक, वो इसके साथ पैरेलल। खैर, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो पूछो बच्चों, ठीक है। इसमें आंसर करेक्शन है, ठीक बच्चों। 61 इसमें कोई डाउट? 62 बच्चों एग्जाम में कई बच्चे पूछ रहे थे इसमें म्यू गिवन नहीं है एटसेट्रा, थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। म्यू से मतलब ही नहीं है, तुमसे बोला है रेस पे है, रेस पे है, इसका मतलब समझो, यहां जो mg साइन थीटा है वो बैलेंस होगा फ्रिक्शन से, mg cos 30 वो बैलेंस होगा नॉर्मल से, तो नॉर्मल इसके बराबर, ये इसके बराबर। सरफेस दो तरह के फोर्स लगाती है, इधर सरफेस दो तरह के फोर्स लगाती है, एक फ्रिक्शन एक नॉर्मल। फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा, नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा, दोनों का स्क्वायर अंडर करोगे तो mg आ जाए, तो सरफेस इस पे ओवरऑल mg फोर्स लगाएगी। mg मतलब 80, 8g मतलब 80, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है नेट फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस दैट विल बी 80। देखो रेस्ट पे है ये लिखा है, ये नहीं लिखा है कि स्मूथ सरफेस, तो अगर वो किसी इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट पे है तो ऑब्वियस सी बात है वो रफ रही होगी, तभी वो रेस्ट पे होगा। देखो वापस बताता हूं, समझो, ये मान लो 30 डिग्री, बच्चों आवाज बंद कर लो, ये 10 kg, मैंने बोला रेस्ट पे, तो अगर इंक्लाइन प्लेन पे कोई चीज रेस्ट पे है तो उसको इधर mg साइन थीटा चलाएगा ही, तो इस पे पक्का इधर 50 फोर्स लगेगा, फिर भी अगर वो रेस्ट पे है इसका मतलब इस 50 को पीछे फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा हो, तो फ्रिक्शन हर हालत में 50 होना चाहिए। अर्नब समझ रहे हो? तो फ्रिक्शन हर हालत में 50, m मास से तो mg साइन थीटा फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, तभी वो रेस्ट पे रह सकता है, वरना नहीं रहेगा। ये चीज क्लियर है बच्चों? 63 इसमें कोई डाउट? बच्चों बहुत सिंपल सा है, याद करो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ऐसे आर्क है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर, इधर तुम दोनों, अगर मैं फोर्स लिखता हूं QE, एक्सीलरेशन लिखूंगा ये आंसर। अब जो एक्सीलरेशन इसका होगा वही एक्सीलरेशन इसका होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो फोर्स सेम होगा, एक्सीलरेशन भी सेम रहेगा, मतलब उसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं, तो कनेक्ट कर पाए बच्चों? ठीक है, फर्दर देखते हैं। 64 इसमें डाउट बच्चों किसी को भी? मुझसे अलग से पूछ लेना। ओके 66 चलो बता देता हूं बच्चों, देखो
66 में बच्चों तुम्हें ऐसे दिया है, ये एक तार है, एक तार ये है, यहां बीचों बीच चार्ज पार्टिकल है, ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस d/2। अब तार बच्चों इस तरह से है, इधर हरदीप, तार इस तरह से है, ये तार का प्लेन है, चार्ज पार्टिकल को इस तार के प्लेन में ही ऐसे फेंका गया, क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से फेंका गया, तो इस पे फोर्स पूछा। अब याद करो बच्चों, फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों इसका अंदर इसका भी अंदर, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा, म्यू नॉट आई, चलो अभी मैं और रीड करता हूं, इंटू 2। चेक कर लेंगे अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूं, प्लेन के परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूं, अभी वापस चेक करता हूं। अभी मान लो मैं ये लेके चल रहा हूं तो ये है, बाकी रीड कर लेंगे, ठीक है। अब साइन एंगल बच्चों इस हिसाब से तो 90 है, बाकी अभी रीड और कर लूंगा मैं, तो आंसर ये आना चाहिए, बाकी मैं रीड करता हूं। टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर कैरिंग करेंट आई एंड माइनस आई, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज d, at a certain instant of time a point charge q is at a point equidistant from two wire in the plane of the wire, its instantaneous velocity v is perpendicular to plane। बच्चों इसमें आंसर करेक्शन रहेगा 0 आ जाए। बताता हूं भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, तो बच्चों समझो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, पार्टिकल को प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन ये है, तो या तो ऐसे फेंका होगा या ऐसे, दोनों ही केस में 0 या 180 एंगल है, साइन 0 भी 0 होता है, 180 भी 0 होता है। बच्चों मैंने रिजल्ट के फॉर्म में भी लिखवा रखा है कि 0 और 180 पे 40 स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करता है एटसेट्रा, तो यहां बच्चों 0 फोर्स हो जाएगा, कैलकुलेशन का मतलब नहीं। हाँ शायद तुम कुछ पूछ रहे थे, हाँ इधर कुछ पूछ रहे थे, अच्छा वो देखते हैं, ये वाला क्लियर है भाई, देखते हैं उसे। 66 बच्चों 65 देखो, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बी क्रॉस, पीछे है मन, बी क्रॉस बी की डायरेक्शन में फोर्स लगता ऊपर, लेकिन बच्चों सॉरी, हाँ सही है, बी क्रॉस बी ऊपर, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो नीचे। बच्चों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो वी क्रॉस बी ऊपर, लेकिन तुम फोर्स नीचे मानोगे, नीचे फोर्स है तो नीचे ही सेंटर हुआ, तो वो घूम के ऐसे निकल जाएगा, निकल गया तो नीचे कहीं से निकल रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए। अब स्पीड बदलती नहीं है, मैंने तुम्हें लिखवाया है, वर्क डन 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, तो स्पीड बराबर होगी। बच्चों मुझे फिर बताओ 67, इसमें डाउट, ओके 68 बच्चों एक बार मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं, समझो इसे बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, इधर देखो, देखो एम्पियर्स लॉ अगर मैं लगाता हूं तो म्यू सॉरी बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इन, याद आया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ, ये मान लो एक पिज्जा, इसका तुमने 90 डिग्री का स्लाइस काट लिया, तो बताओ तुम्हें कितना हिस्सा मिला, 1/4। अब ऐसे बच्चों समझो, मान लो ये एक सॉलिड कंडक्टर है, इस पूरे में आई करंट फ्लो कर रहा, पूरे में आई करंट फ्लो कर रहा, तुमने इसका इतना हिस्सा काट लिया, पूरे से आई करंट फ्लो कर रहा था, तो इससे कितना करंट फ्लो करेगा, I/4। अब क्वेश्चन में ये दिया है, इस तरह से एक कंडक्टर है, समझाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, एक स्क्वायर ऐसे है,
इस स्क्वायर के लिए बी डॉट डीएल बताना। तो इस स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर बच्चों ये करंट आएगा, ये करंट आएगा आदर्श, ये वाला करंट। अब ये करंट तुम्हारा कितना होगा, I/4। तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू अंदर का करंट, अंदर का करंट I/4। तो आंसर तुम्हारे पास म्यू नॉट इंटू I/4। अब बच्चों चेक करते हैं, आंसर तुम्हारे पास चेन्नई। ये चीज क्लियर है? चल अच्छा ठीक है, आगे बोलो। अच्छा उसी का पूछा, उसका भी बताता हूं, एक बार मैं रीड कर लेता हूं, मैंने उतना ढंग से रीड नहीं किया। PQR बच्चों उसका भी तरीका बताता हूं, समझो। देखो इसमें पूरे लूप का नहीं पूछा बच्चों, देखना ध्यान से। बच्चों याद करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वायर की वजह से मैंने तुम्हें बताई हैं। तो मान लो ये वायर है, ठीक है। मान लो बच्चों ये वायर है, लेट से करंट आउटवर्ड है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों ऐसे बनेंगी। अब ये लूप मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो जब मैं ऐसे मूव करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, डीएल मेरा इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर बिल्कुल टेंजेंशियल, डीएल इधर, तो बी डॉट डीएल मेरे पास 0 हो जाए, ठीक है। ऐसे ही इस वाले में देखो, बी टेंजेंशियल, लूप की डायरेक्शन ऐसे 90 एंगल, तो इन दोनों में बी डॉट डीएल की वैल्यू 0 होगी। तो जो बी डॉट डीएल हमसे इसमें पूछा है, तो जो पूरे लूप का है वही इसका है, क्योंकि इन दोनों का 0 है, तो आंसर वही आ जाएगा। हालांकि प्रॉपर प्रोसेस ये रहेगी। क्लियर है बच्चों? उसमें पूरे स्क्वायर से नहीं पूछा, उसमें केवल इस वाले हिस्से से पूछा है, इस वाले हिस्से से पूछा है। बट बी डॉट डीएल की यहां से वैल्यू 0 है, तो वो जो निकाला है वो इसी का माना जाएगा। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब 69 बच्चों एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो। याद करो एम्पियर्स लॉ में शायद से बिल्कुल लास्ट में डिस्कस किया होगा, फिर मैंने तुम्हें रिलेट किया होगा कि जैसे बच्चों आवाज किसी की आ रही है, बंद करें। हाँ समझो, कोई स्फीयर है, उसके अंदर कैविटी क्रिएट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है पीछे। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है ρr/3 सिलेंडर में कैविटी क्रिएट कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है ρr/2 इवन बच्चों कोई इनफाइनाइट लॉन्ग थिक शीट हो, उसमें कैविटी क्रिएट कर दें, तो उसके अंदर भी कांस्टेंट रहता है ρr/ε0, 3ε0, 2ε0, ρr/ε0। अब यहां बिल्कुल उसी पैटर्न पे यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता, और उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि तुम याद ये रख लो, अगर भूल जाओ तो यूनिफॉर्म रहता है तो तुम सेंटर पे निकाल लो, सेंटर पे निकालना आसान है, जो सेंटर पे होगा वही सब जगह होगा। तो वही मेथड बच्चों मैं फॉलो कर रहा हूं, या फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो भी ठीक लगे। यहां पे मैं निकाल रहा हूं, तो ये डिस्टेंस r/2 पहले कंप्लीट मान लो, कंप्लीट की वजह से म्यू नॉट जे 2πr², बच्चों शायद से यही फॉर्मूला होता था। सेंटर पे इसकी वजह से 0, तो -0, तो ये बच्चों सब जगह आएगा। एक आर कट गए, एक आर कट गए, तो म्यू नॉट जे आर 4πr। बच्चों चेक करो अगर कहीं मिस्टेक हो, ठीक है ना। हम यहां निकाल रहे हैं, तो यहां से डिस्टेंस r/2। अब g की वैल्यू बच्चों इंपॉर्टेंट है, वो समझना। इधर
जे की वैल्यू, जे की वैल्यू बच्चों ध्यान से समझो, जो बचा हुआ हिस्सा है, जो बचा हुआ हिस्सा है उससे करंट आई है, जो बचा हुआ कैविटी के बाद वाले हिस्से से करंट आई है, तो करंट डेंसिटी तुम कैसे लिखोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो करंट डेंसिटी आई और बचे हुए हिस्से का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो करंट डेंसिटी तुम्हारी मानी जाएगी 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये तुम वहां रख दोगे, मेरे हिसाब से मैच करना चाहिए। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? बस करंट डेंसिटी को थोड़ा ध्यान से लिखना था, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि लास्ट टर्म पे या 1-2 टर्म पहले हमने डिस्कस किया था। ये चीज क्लियर है बच्चों? चलें आगे। अब बच्चों इस पे आते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में ही जो सबसे लास्ट एप्लीकेशन मैंने डिस्कस किया था वो था सीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। हाँ याद आया बच्चों? अब ये सीट मान लो, इसमें करंट यूं फ्लो कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे करंट की डायरेक्शन में थंब, उंगलियां उधर, तो ऐसे आएगी, बिल्कुल पैरेलल टू सीट आएगी। याद आया बच्चों? फॉर्मूला मैंने एम्पियर्स लॉ से निकलवाया था, वो निकल के आया था म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, शायद से यही था, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। अब लगभग वही क्वेश्चन है, ये सीट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे जा रही, तो चार्ज मूव कर रहा, चार्ज मूव कर रहा है तो उसको एक इक्विवेलेंट करंट की तरह से ले सकते। तो ये चार्ज अगर मूव कर रहा है तो एक तरीके से सीट में करंट फ्लो जैसा मान सकते। तो अब बच्चों वो मैं निकाल रहा हूं, वो तुम देखो इधर। तो अब बच्चों समझना, मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो ये सीट है, इसकी लेंथ लेट से मैंने एल मान, लेट से मैंने एल मान, इस पे क्यू चार्ज या चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही, ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही। अब मान लो वो dt टाइम में, कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर मैं देखता हूं तो dt टाइम में मान लो dx चलेगी, dt टाइम में dx चलेगी, ये चीज क्लियर है? तो करंट होता है dq बाई dt, करंट dq, इस पे चार्ज, तो ये डिस्टेंस है dx, लेंथ मैंने l मानी, तो l dx, एरिया इंटू सिग्मा, एरिया इंटू सिग्मा क्या हो गया dq। अब dx बाई dt वो मेरे पास हो गई वेलोसिटी, तो ये मेरे पास करंट हो गया। बच्चों ये चीज समझ पाए? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? इसका इक्विवेलेंट करंट लिखूंगा, ये हो गया I बाई एल सिग्मा बी, I बाई एल से मतलब है करंट पर यूनिट लेंथ सिग्मा बी, तो करंट पर यूनिट लेंथ मेरे पास आ गया सिग्मा बी। चिराग अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं म्यू नॉट लैम्डा की जगह सिग्मा वी बाई 2, ये आंसर। बच्चों अभी इसे कनेक्ट कर पाए? बच्चों फिर बता रहा हूं, सीट ऐसे जा रही, फॉर्मूला तुम्हें पता है म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, लैम्डा का मतलब करेंट पर यूनिट लेंथ, करेंट पर यूनिट लेंथ तुम्हें लिखना है, तो v स्पीड से जा रही है, dt टाइम में dx चल रही, तो चार्ज कितना फ्लो किया, लेंथ इंटू विड्थ एरिया इंटू सिग्मा चार्ज, तो ये dq ये dt, dx बाई dt वेलोसिटी, करेंट पर यूनिट लेंथ सिग्मा v, ये मेरा आंसर। बच्चों चेक करके बताएं इसमें कहीं कोई दिक्कत हो? बच्चों एग्जाम में ये किसी से सॉल्व हुआ? बच्चों अब मुझे फिर बताओ इधर, आवाज बंद हो जाए बच्चों। ओके 71, इसमें कोई दिक्कत? 72,
72 बच्चों भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अभी डिस्कस कर रहा हूं। 73rd देख किसमें 2 या 3 चेक कर लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं इधर। बच्चों देखो 4 सेकंड के लिए डिस्टेंस बताना है, वेलोसिटी t-2 मॉड में है t-2, कब तक 2 सेकंड के लिए। अब 2 सेकंड के बाद लिखोगे तो मॉड है तो रिवर्स करना पड़ेगा 2 - t। मॉड हमेशा पॉजिटिव रहता है तो 2 सेकंड तक के लिए ये, 2 सेकंड के बाद के लिए ये। अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, हाँ सही मैंने उल्टा किया, तो खैर ठीक है छोड़ो, एक और तरीका बता दो, आसान तरीका। हाँ एरिया आसान है बच्चों, मॉड का एरिया आता ही होगा और ग्राफ भी पता होगा, तो इसका ग्राफ बना देते हैं। इसका ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू t-2, ठीक है, -2। तो अब बच्चों ग्राफ -2, 2 सेकंड पे 0, ठीक है। अब चूंकि मोड कभी भी निगेटिव नहीं रहता, ग्राफ प्रॉपर ऐसा बनेगा बच्चों, 4 रखोगे तो कितना आएगा 2। अब मॉड कभी निगेटिव नहीं रहता है तो इसको पलट दोगे, पलट दोगे तो ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ये 2 ये 2, इतना एरिया निकालते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट 2, ये एरिया भी 2, 2 + 2 4 आना चाहिए। हाँ बच्चों अभी चेक करके बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। वो अभी डिस्कस करूंगा, वो लास्ट में करता हूं, थोड़ा कैलकुलेटिव सा है इधर। बच्चों अब वापस देखो, हाँ 74, चलो मैं डिस्कस करता हूं बच्चों। देखो ग्रेविटी को निग्लेक्ट करना है, 5√2 है, उसको रिजॉल्व करोगे 5 5 10, इसको रिजॉल्व करोगे 8 और 6, ठीक है। आदर्श तो मुंह पे उंगली रख के बोल रहे हो, उससे क्या फायदा, याद मतलब मुंह पे उंगली रख रहे हो बोल भी रहे हो तो क्या ही फायदा रहेगा। खैर इधर समझो, अब बच्चों इसको रोक देते हैं, इसको रोक देते हैं तो इसकी वेलोसिटी आई 3, इसकी वेलोसिटी 1। बच्चों इसको रोक दिया, रिवर्स वेलोसिटी दोगे ये आएगा, ये कहीं यहां है, रेस्ट पे मान लो, डिस्टेंस 10। अब ये ऐसे जाएगा, नेट वेलोसिटी इधर आई, कितनी आएगी √10। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होती है, तो ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है। तुमसे पूछा क्या है, वो पूछते हैं टाइम निकालो, टाइम यानी कि ये वाली डिस्टेंस निकालनी, तो ये 90, 90 के सामने हाइपोटेनिस, ये थीटा। तो बच्चों देखो टाइम डिस्टेंस 10 cos थीटा बाई √10, ये 10 है तो ये 10 cos थीटा डिवाइड बाई स्पीड √10। अब cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा बच्चों लिखूंगा तो ये हाइपोटेनिस, ये बेस, तो बेस बाई हाइपोटेनिस। बच्चों 1 आना चाहिए, 3 कहीं मिस्टेक है, अच्छा हाँ एक मिस्टेक है बच्चों, ये 3 ये √10, तो बेस होगा 3 और ये होगा √10, 3 आंसर। इधर आदित्य, आदित्य नाम है ना तुम्हारा, आवाज बंद हो जाए, ओके।
बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? उसको रोका, रिवर्स वेलोसिटी दी, नेट वेलोसिटी √10, इतना उसे चलना पड़ेगा, ये 10 है, तो 10 cos थीटा किस स्पीड से चलेगा? √10 cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनिस, आंसर। ठीक है बच्चों, अब फिर देखो ये फर्स्ट नंबर कैसे बच्चों, ये नंबरिंग गलत है, ये 75, इसमें कोई दिक्कत? इधर अब जो एक क्वेश्चन रह गया है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। जो ये वाला क्वेश्चन है 72, ये एग्जाम में किसी से सॉल्व हुआ हो वो एक बार हैंड राइज करें आराम से। अप्रोच नहीं, एग्जाम में जो आंसर निकाल के आया हो, अप्रोच तो मुझे भी पता है। ठीक है, खैर ठीक ठीक, ओके। तो बच्चों थोड़ा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं। ठीक है बच्चों, जो आवाज आ रही है जल्दी से बंद कर लो। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से मान लो, ये H, ये H, ठीक है, पार्टिकल को बिल्कुल इसको एम करके फेंका है और शायद से 4 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, तो ये एंगल 45 होगा, तो यहां स्पीड आएगी 2√2, यहां स्पीड 2√2। पार्टिकल बच्चों बिल्कुल बीचों बीच गिर गया h/2 पे, h/2 पे गिर गया, तो शायद से टाइम पूछा है, क्या पूछा है? अच्छा ये हाइट पूछी। क्वेश्चन क्लियर है? अब समझो बच्चों, हॉरिजॉन्टल में वो कितना चला? h/2, हॉरिजॉन्टल में स्पीड 2√2, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, तो वो तुम्हारे पास h/4√2। बोलो बच्चों कोई तकलीफ? अब y डायरेक्शन में मान लो मैंने नीचे प्लस मान लिया, नीचे प्लस मान लिया, तो y में डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लस h ut 2√2 t प्लस हाफ g t स्क्वायर। बच्चों y में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट h ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम बच्चों लिखूंगा टाइम बच्चों हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बच्चों, ये कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों h में क्वाड्रेटिक है तो वो सॉल्व करोगे आंसर आ जाना चाहिए। अब बच्चों अप्रोच वाइज कहीं दिक्कत लग रही हो पूछो। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, उससे टाइम आया, y के लिए मैंने इससे सॉल्व कर लिया। ये चीज क्लियर है? चले आगे। ठीक है बच्चों, होमवर्क में शायद हो सकता है डीपीपी के क्वेश्चन हो, तो आसान से ही है, बट एक बार आंसर बता देता हूं, देख लेते हैं। हाँ बोलो आदर्श। 75 कौन सा था? अच्छा लास्ट वाला, ओके, उसको समझो। ये रेडियस r, तुमसे पूछा गया है r/4 से लेके r, इतने हिस्से का करेंट पूछा, इतने इतने हिस्से का, तो करेंट कैसे लिखोगे? करेंट डेंसिटी इनटू एरिया, करेंट डेंसिटी, एरिया कैसे लिखोगे? πr² माइनस πr² बाई 16, क्योंकि इसमें कोई करंट कंसीडर नहीं करना, इस वाले से पूछा है। अब डेटा पुट कर दोगे आंसर आ जाए। हाँ बच्चों बताओ अभी कोई दिक्कत? बच्चों कंक्लूड अगर करूं तो इसमें मेरे हिसाब से एक कैपेसिटेंस वाले का आंसर गड़बड़ था, एक वो 40 आ रहा था वो गड़बड़ था, दो ही मेरे हिसाब से हैं, उनमें आंसर करेक्शन है, और कोई करेक्शन तो नहीं? हरदीप। अब बच्चों जो डीपीपी था
उसमें मैंने शायद DPP4 कंप्लीट दिया होगा, क्या दिया था? DPP4 कंप्लीट दिया होगा। हाँ, अच्छा 5 में 1 2, ठीक है। और DPP4 नहीं दी थी? चलो फिर DPP4 कंप्लीट कर लेना। हाँ, एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। और 5 में जो मैंने दिया है वो फिर एक साथ कर लेंगे, ठीक है। ओके, और तो कुछ दिया नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों जो अपना टॉपिक चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मॉड्यूल आपके पास है क्या, या चलो वो बाद में डिस्कस कर दूंगा। हाँ, हेडिंग बच्चों ये लिख लो। बच्चों इधर अब हमने पहला स्पेशल केस पढ़ा था जब थीटा 90 हो। तो बच्चों मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। फोर्स था QVB साइन थीटा। तो हेडिंग बच्चों ये लिख लो, स्पेशल केस 2, इफ थीटा नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 180, नॉट इक्वल टू 90 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब बच्चों इधर देखो, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। बच्चों मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। थीटा 0 होगा तो फोर्स कितना लगेगा? इधर 0। पार्टिकल का पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अगर मान लो पार्टिकल को मैं यूं फेंक रहा हूं, यूं फेंक रहा हूं, तो यूं फेंक रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड से, तो एंगल 0 है, फोर्स 0, पाथ स्ट्रेट लाइन। बच्चों मैं पहले लिखवा चुका हूं, बस रिकॉल करवा रहा हूं। अब मान लो बच्चों मैं इस तरह से फेंक रहा हूं, एंगल बताओ कितना है? फोर्स, पाथ। तो बच्चों मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। 0 डिग्री, 0 डिग्री पे पाथ क्या होगा? बच्चों आवाज नहीं आई। 0 डिग्री पे पाथ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। 180 डिग्री पे पाथ, वेलोसिटी, ये दिमाग में है। अब बच्चों फिर बताओ 90 डिग्री, 90 डिग्री पे पाथ सर्कुलर, सर्कुलर, दिमाग में है। अब तुमसे बोला है ना तो 0 है, ना 180 है, ना 90 है, तो एंगल क्या है? 10, 20, 25, 35, 50, कुछ भी हो सकता। लेकिन इन तीन को छोड़ के, इन तीन को छोड़ के, समझ गए बच्चों? अब इसके बाद बच्चों तुम ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। जैसे इस तरफ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल को एक्स वाई जेड प्लेन में फेंका है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन एक्स जेड प्लेन, पार्टिकल को एक्स जेड प्लेन में फेंका है, ठीक है। v स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका। बच्चों ये सिचुएशन समझ पाए? ओके बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अभी बच्चों समझो, देखो मान लो ये सिचुएशन है, इसको अगर मैं मैच कराऊं तो बच्चों समझो, चार्ज पार्टिकल को एक बार मैं प्लस मान रहा हूं, प्लस चार्ज पार्टिकल मान रहा हूं, ठीक। बच्चों ये पिंक लाइन तुम्हारी हो गई है, पिंक लाइन एक्स एक्सिस, पिंक लाइन एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी जेड एक्सिस, और ये तुम्हारी वाई एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस तरफ है, पिंक लाइन की तरफ। पार्टिकल को इस तरह से, इस तरह से एक्सजेड प्लेन में फेंका है। तो बच्चों देखो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है, एक्स एक्सिस से एंगल थीटा।
अब इसके मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूं, जिससे एंगल टच हो वो कॉस, उसके रिमेनिंग साइन, तो ये कॉस ये साइन। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई तकलीफ? अब बच्चों मेरे क्वेश्चन का फिर आंसर दो। जब एंगल जीरो होता है तो फोर्स क्या लगता है, पाथ क्या होता है? अब बताओ, जो v cos थीटा कंपोनेंट है, v cos थीटा कंपोनेंट, उसका मैग्नेटिक फील्ड से क्या एंगल है? v cos थीटा का मैग्नेटिक फील्ड से एंगल जीरो। एंगल जीरो है तो फोर्स क्या लगेगा? फोर्स जीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, पाथ स्ट्रेट लाइन। तो जो v cos थीटा कंपोनेंट है वो पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में चलाएगा। v cos थीटा कंपोनेंट पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में चलाएगा, और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस में होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगी। बच्चों ये चीज कनेक्ट कर पाए? v cos थीटा की वजह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। ये दिमाग में फिट हो गया। अब v cos थीटा को भूल जाओ, पूरी तरह से भूल जाओ। v sin थीटा, बच्चों देखो v sin थीटा तुम्हारा इधर है, ब्लैक पेन की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बच्चों एंगल कितना है? अगर एंगल 90 हो तो पाथ सर्कुलर, सर्कुलर पाथ होगा तो पार्टिकल कहां होगा? सर्कुलर पाथ में पार्टिकल पेरीमीटर पे, पार्टिकल कहां होगा? सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर पे। सेंटर कहां होगा? फोर्स, तो v क्रॉस b, v क्रॉस b, ऊपर फोर्स है, ऊपर फोर्स है तो सेंटर तुम्हारा कहां होगा? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब y एक्सिस पे कहीं सेंटर होगा, y एक्सिस पे कहीं सेंटर होगा। तो बच्चों अब ध्यान से समझो, पार्टिकल यहां ओरिजिन पे है, सेंटर यहां कहीं, पार्टिकल यहां ओरिजिन पे, सेंटर यहां कहीं, तो पार्टिकल ऐसे गोल 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 घूमेगा। तो ओरिजिन पे पार्टिकल है और सेंटर यहां, तो वो इस तरह से गोल 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 घूमेगा। तो पार्टिकल का अगर मैं प्लेन देखता हूं तो वाईजेड प्लेन में इस तरह से वो सर्कल में घूमेगा, इस तरह से वाईजेड प्लेन में सर्कल में घूमेगा। अब बच्चों फिर बताओ, v cos थीटा की वजह से पार्टिकल का पाथ क्या था? v sin थीटा की वजह से। अब पार्टिकल तो एक ही है, दो पार्टिकल थोड़ी है। अब वो ऐसे घूम भी रहा है और ऐसे आगे भी चल रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, तो वो घूमते हुए आगे जाएगा। तो घूमते हुए आगे जाएगा तो इस पाथ को बच्चों हम बोलते हैं हेलिक्स। तो ऐसे तो सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में किसकी वजह से घूम रहा है? v sin थीटा की वजह से, v cos थीटा की वजह से वो आगे जा रहा है, तो वो ऐसे घूमता हुआ यूं आगे जाएगा, तो घूमता हुआ आगे जाएगा तो हेलिकल पाथ उसका बन जाएगा। बच्चों कनेक्ट कर पाए? अब 90 के केस में, 90 के केस में पाथ क्या था? रेडियस का फॉर्मूला mv/qb। तो बच्चों यहां जो रेडियस बनेगी उसमें कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ये, तो रेडियस mv, v की जगह v sin थीटा बाई qb। बच्चों याद करो, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, बच्चों याद करो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb, 2πm/qb। तो अब समझो बच्चों, ये हेलिक्स, ये इसकी रेडियस होती, रेडियस तुम्हारी क्या निकली? एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यूबी, या एम बी साइन थीटा बाई क्यूबी। अब एक चक्कर में पार्टिकल जितना आगे चला जाता, एक चक्कर में पार्टिकल जितना आगे चला जाता, उसे हम बोलते हैं पिच, उसे हम बोलते हैं पिच। एक चक्कर में जितना आगे जाएगा उसे बोलते हैं पिच, या बच्चों दो टर्न के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं पिच, दो टर्न के बीच की डिस्टेंस पिच। ये चीज क्लियर है? इतना नोट कर लिया, हटा दो बच्चों। अब आगे बच्चों इसमें लिख लो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हैज टू कंपोनेंट्स,
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हैज टू कंपोनेंट्स, एक बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। पैरेलल कंपोनेंट बच्चों क्या है, v cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, v sin थीटा। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा एक्स एक्सिस में, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से वो सर्कल में मूव करेगा। और सर्कल में जो मूव करेगा वो बच्चों मैंने डिस्कस किया था, ये ओरिजिन। तो ऐसे बच्चों वो घूम रहा है, इसी को इधर से देखोगे तो ये z एक्सिस, ये y एक्सिस यूं घूम रहा, तो z इधर y इधर, z इधर y इधर, तो इस तरह से घूमेगा। जैसे बच्चों सेंटर अपना यहां कहीं आया था y एक्सिस पे, तो इस तरह से वो गोल 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 घूमेगा। तो वेलोसिटी के बच्चों दो कंपोनेंट हमने किए, एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, उसकी वजह से वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से वो सर्कल में घूम रहा है। बट पार्टिकल एक ही है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, दोनों सुपर इंपोज हो जाते हैं तो पैराबोलिक पाथ बन जाता है। तो ऐसे यहां सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन दोनों सुपर इंपोज होके ओवरऑल पाथ अपना हेलिकल बन जाता है। बच्चों इतना नोट कर लिया ना, कर लो फटाफट। इसमें हम लिख सकते हैं, अभी 2 मिनट रुको, एक क्वेश्चन आएगा उसमें यही है, हमें किसी भी टाइम पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिखना। कोऑर्डिनेट लिख लिया, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हमने कर लिया। उसमें टाइम को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो वही अपनी इक्वेशन बन जाए, ठीक है। तो जस्ट अभी इसके बाद बच्चों ये मैं हटा दूं ना बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों तुम लिखो स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कल, स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कल, फाइनली तुम्हारा क्या बन जाएगा, हेलिक्स। अब हेलिक्स में 2 टर्न के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं पिच। इस चीज को बच्चों बोलते हैं हेलिक्स की रेडियस। तो दोनों मोशन को अगर मैं सुपर इंपोज कर दूंगा तो स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कल दोनों मिलके मेरे पास क्या बन गया, हेलिक्स। तो इसके बाद बच्चों तुम लिख लो इधर बच्चों नोट कर लिया। अब पिच में बच्चों तुम लिख लो, पिच में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पिच में बच्चों लिख लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, displacement of particle in one time period is called pitch. Displacement of particle in one time period is called pitch. ठीक है बच्चों। तो पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, एक चक्कर के बाद वो यहां आ गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही पिच है। या सिंपली 2 टर्न्स के बीच में जो डिस्टेंस है वही पिच है, ठीक है। अब पिच की वैल्यू बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो बच्चों बताओ इधर की वेलोसिटी क्या आई थी, v cos थीटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m बाई क्यू बी, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इनटू वेलोसिटी वो हो जाएगा। तो आगे बच्चों लिख लो p इक्वल टू टी इंटू वी कॉस थीटा, या ऐसे लिख लो t इंटू वी पैरेलल वेलोसिटी, क्योंकि थीटा कहीं से भी दे सकते हैं, तो कॉस थीटा साइन थीटा की जगह ऐसे समझो टाइम इंटू वी पैरेलल वी कॉस थीटा है, ये पिच आ गया।
बच्चों टाइम पीरियड 2πm/क्यूब इंटू v cos थीटा। ठीक है, ओके बच्चों इतना नोट कर लिया। बच्चों मैं इसे हटा दूं। ओके, अब बच्चों रेडियस के लिए मैंने बताया था mv/क्यूब, लेकिन वेलोसिटी कौन सी लोगे? परपेंडिकुलर। इस पर्टिकुलर केस में परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है? v sin थीटा। तो आगे बच्चों इसमें लिख लो रेडियस mv परपेंडिकुलर बाई क्यूब। तो रेडियस mv sin थीटा बाई क्यूब, mv sin थीटा बाई क्यूब। परपेंडिकुलर वेलोसिटी, हाँ देखो ये हमने पुराने रिजल्ट से यूज किया। जब थीटा 90 था तो रेडियस क्या थी? mv/क्यूब। तो v उसमें क्या था? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो यहां परपेंडिकुलर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? v sin थीटा। तो उस वजह से v परपेंडिकुलर v sin थीटा यूज कर लो। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? इधर इधर क्लियर है भैया? ओके, अब बच्चों इसमें एग्जाम्पल आप अटेम्प्ट करो। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, वेलोसिटी ये रही, चार्ज ये, मास 2 kg। एक बार बच्चों लिख लो फिर मैं क्वेश्चन लिखवा। मैग्नेटिक फील्ड ये, वेलोसिटी ये। ठीक है, फर्स्ट फाइंड पाथ ऑफ पार्टिकल। फाइंड पाथ ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों ये देखो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 0, 180 या 90 पे है क्या? 0, 180 और 90 पे नहीं। जैसे तुम डॉट रख लो, 0 नहीं आ रहा, मतलब 90 डिग्री एंगल नहीं है, और पैरेलल एंटी पैरेलल भी नहीं दिख रहा है। तो बच्चों बोलो पाथ क्या हो जाएगा? हेलिक्स। तो इस पार्ट का आंसर क्या आ गया? हेलिक्स। ठीक है बच्चों, इस पार्ट का आंसर हेलिक्स। इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? सेकंड, बच्चों ये वाली चीज क्लियर है? अब सेकंड बच्चों इसमें लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड। आंसर बोलना नहीं है बच्चों, जब मैं पूछूं तब पता। और याद रहे खुद से अटेम्प्ट करना है, कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। तो एक बार अपने हिसाब से अटेम्प्ट करें, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड। बच्चों जिस किसी से भी हुआ हो वो हैंड राइज करे। और याद रहे बच्चों मैंने डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस। ठीक, बच्चों अगर सही सोच पाओगे तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसानी से आंसर दे पाओगे। चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूं, इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो तो बहुत जल्दी कर सकते। चलो थोड़ा और टाइम ले लो, बट कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस सही सोचना। और याद रहे खुद से अटेम्प्ट करना है। बच्चों कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आंसर टिक कर सकते। हैंड राइज करके आंसर देना है। चलो खैर बच्चों अभी मैं डिस्कस करता हूं। बोलो हरदीप क्या किया तुमने? सही है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो। ठीक है बच्चों ध्यान से समझो जो मैं डिस्कस कर रहा हूं।
मान लो तुम्हारे पास कोई स्कूटी है जो तुम 60 किलोमीटर पर आवर से चला रहा, बच्चों तुमने 3 घंटे फिक्स इस स्पीड से चलाई, बताओ कितनी चलेगी? 180। मान लो 2 घंटे चलाई, आधे घंटे चलाई, तो स्पीड इंटू टाइम। अब बच्चों मान लो तुमने बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे पे चलाई, कितनी चलेगी? तुमने किसी पार्क में ऐसे गोल 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 घुमाया, तब मान लो तुमने किसी ग्राउंड पे ऐसे 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 कैसे भी घुमाया, कितना चलेगी? तो अगर तुम्हारी स्पीड फिक्स, अगर तुम्हारी स्पीड फिक्स है तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम ही होगी, उसका पाथ कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारी स्पीड फिक्स है तो डिस्टेंस पक्का स्पीड इनटू टाइम ही होगी। अब बच्चों याद करो, मैंने तुम्हें एक रिजल्ट लिखवाया था कि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता, कोई वर्क नहीं करता है, उसकी पावर जीरो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। याद आया बच्चों? तो अगर इसकी स्पीड फिक्स है तो हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं दैट विल बी बच्चों 3, सीधा लिख देता हूं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 आ जाए। तो इसकी स्पीड फिक्स है, स्पीड फिक्स है तो मैं पक्का बोल सकता हूं कि डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम 12, खत्म। मुझे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, ये आंसर। उसका पाथ भले हेलिकल हो, सर्कुलर हो, क्या हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। बच्चों बताओ अभी इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? थर्ड बच्चों, थर्ड, राइट पिच ऑफ हेलिक्स, राइट पिच ऑफ हेलिक्स। बच्चों फर्स्ट सेकंड पार्ट क्लियर है ना? अब थर्ड पार्ट में दिमाग लगाओ, फिर मैं डिस्कस करता हूं। राइट पिच ऑफ हेलिक्स, बच्चों अभी भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, उससे अटेम्प्ट कर सकते हो। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लो, उतना मैं चेक करा, ठीक है ना? एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लेना, उतना मैं चेक करा दूंगा। अगर पिच हो गई तो रेडियस पे दिमाग लगाओ, ठीक है? जिसकी पिच हो जाए वो रेडियस पे दिमाग लगा सकता है। ओके बच्चों अब इधर समझो, बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, तुम लोग समझो। देखना, पिच 2 पाई एम बाई क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। बच्चों याद आया? यही फॉर्मूला था। अब बच्चों वेक्टर याद करो, कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी, याद आया? तो अगर मैं पिच लिखता हूं 2 पाई एम बाई क्यू बी, वी कॉस थीटा बच्चों लिख सकता हूं बी डॉट बी अपॉन बी बी, बी डॉट बी। अगर वैसे दिक्कत हो तो मॉड लगा लो। अब ये कट गया तो फाइनल आंसर बच्चों 2 पाई एम बी डॉट वेलोसिटी क्यू बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बच्चों 2 तुम्हें पता है, पाई तुम्हें पता है, मास तुम्हें पता है, चार्ज पता है, बी पता है, बी पता है, वेलोसिटी पता है, तो उसका चाहो तो बच्चों कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो चाहो तो बच्चों पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, वरना बच्चों मैं यहीं छोड़ देता हूँ, कर लोगे कैलकुलेशन कर लोगे ना बच्चों? ठीक है, तो बच्चों मैं यहीं छोड़ देता हूं, कर पाओगे ना? ठीक है। अब फोर्थ, रेडियस ऑफ हेलिक्स। बच्चों ऐसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, ट्राई करो एक बार फिर डिस्कस कर। अप्रोच क्या लगाई है तुमने वो मुझे बता, जैसे पहले कॉस थीटा निकाला हो, ठीक है फिर सही है। और कोई? चलो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक बार समझो। बच्चों पहले मुझे बताओ ये चीज क्लियर है ना, या अभी समझो? बच्चों देखो,
cos थीटा, बच्चों cos थीटा, b डॉट v अपॉन मॉड ऑफ b मॉड ऑफ v, ठीक है। cos थीटा बच्चों डॉट प्रोडक्ट लोगे, -2 + 6 + 12, अब मॉड ऑफ बी बच्चों 4 + 9 + 36, और स्पीड का मैग्नीट्यूड बच्चों निकाल चुके हैं 3। कॉस थीटा बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो 16/721 बच्चों, सही किया है मैंने, कोई मिस्टेक तो नहीं, ठीक है। अब बच्चों वापस देखो, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी, ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा। बच्चों इधर ये कंपोनेंट v cos थीटा, ये कंपोनेंट v sin थीटा। तो अब हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि हमें v sin थीटा चाहिए। cos थीटा हमने निकाल लिया, तो sin थीटा बच्चों इसका स्क्वायर अंडर, तो 1 - 16/21 का स्क्वायर। बच्चों आगे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, cos थीटा तुमने निकाल लिया तो sin थीटा निकाल लोगे, वहां तक कोई दिक्कत? बोलो बोलो, वो बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, अभी पहले ये कर लेते हैं फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। हाँ, sin थीटा बच्चों ये आ जाए, ये चीज क्लियर है। अब वापस समझो, मुझे रेडियस चाहिए एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। बच्चों मास मुझे पता है कुछ दिया था, स्पीड का मैग्नीट्यूड मुझे पता है 3, चार्ज पता है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, साइन थीटा बच्चों मैंने यहां से निकाल लिया। आगे बच्चों मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, बट अप्रोच समझ पाए, अप्रोच बच्चों समझ पाए, वो मुझसे डिस्कस कर लेना, बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ बच्चों मुझे बताओ, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हो, क्या चीज? देखो वेक्टर तो बदलेगा, वेक्टर बदलेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो रेडियस में एम वी साइन थीटा, तो जो वी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड है वो फिक्स रहेगा। वेक्टर फॉर्म में वो घूम रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर बदलता रहेगा, जैसे सर्कुलर मोशन में पार्टिकल घूमता है तो वेलोसिटी वेक्टर बदलता है बट स्पीड तो फिक्स रहती है। समझ पाए कि नहीं? तो वेक्टर में वो बदलेगा बट स्पीड फिक्स होगी, तो रेडियस में तो स्पीड से मतलब है। बच्चों एक बार चेक करके बताओ इसमें अभी कोई दिक्कत? बच्चों थोड़ा कैलकुलेटिव सा था, समझ पाए कि ऊपर से चला गया? चले आगे, बोलो। देखो उससे प्लेन के परपेंडिकुलर वो मिलता, समझो जैसे ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, अब v क्रॉस b करोगे तो तुम्हें ये वाली डायरेक्शन मिलेगी, और हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो v क्रॉस b से तो तुम्हें ये डायरेक्शन मिलेगी, वो डायरेक्शन तो कोई काम की नहीं है। जैसे समझो ये मैग्नेटिक फील्ड, अब परपेंडिकुलर तो बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, हमें वो कंपोनेंट चाहिए जो इसके प्लेन में हो और इसके परपेंडिकुलर, उसमें तो प्लेन के ही परपेंडिकुलर वो मिल जाएगा, तो वो कोई काम का नहीं, लेकिन वो थीटा अलग, ठीक है ना। चलो बच्चों आगे डिस्कस करते हैं, अभी कहां मैं पहुंच गया, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसमें देखो, बच्चों ये डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लो। बच्चों इधर ये डायग्राम बच्चों ड्रॉ कर लो, चाहो तो एक काम करते हैं एक्स वाई जेड नॉर्मल वाला कर देते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये आई कैप, ठीक है। वेलोसिटी इज इन एक्स वाई प्लेन, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t।
तो बच्चों पार्टिकल को एक्स वाई प्लेन में फेंका है, जो हमने अभी इसका डेरिवेशन देखा था वैसा ही मान। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पार्टिकल को इधर एक्स वाई प्लेन में फेंका है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, सॉरी, पुराने के हिसाब से एक्स वाई था, अब एक्स जेड कर लो, एक्स जेड कर लो। अब बच्चों किसी भी जनरल टाइम पे तुम्हें कोऑर्डिनेट पता करना, टी के फॉर्म में गिवन पैरामीटर के टर्म्स में, गिवन पैरामीटर के टर्म्स में तुम्हें कोऑर्डिनेट पता करना। बच्चों करने का तरीका वही है जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लो, कंपोनेंट्स कर लोगे, एक कंपोनेंट स्ट्रेट लाइन में चलाएगा और एक कंपोनेंट सर्कल में घुमाएगा, उस बेसिस पे तुम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते, कोई भी जनरल टाइम टी पे कोऑर्डिनेट्स लिख सकते। हाँ बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, सही है। अब y और z कैसे निकालने हैं वो थोड़ा बताओ। y कोऑर्डिनेट चार्ज पार्टिकल बच्चों प्लस मान लो, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो बच्चों जो डेरिवेशन मैंने अभी तुम्हें बताया था बिल्कुल वही डायग्राम हो गया, तो चाहो तो उससे रिलेट करके आसानी से निकाल सकते, जो अभी मैंने हेलिक्स की पिच वगैरह निकलवाई थी बिल्कुल वही डायग्राम हो गया, तो उससे चीजें रिलेट करके तुम ट्राई कर सकते। नहीं देखो, इसमें एक मिस्टेक ये कर रहे हो कि वो ऐसे घूमते हुए थोड़ी जा रहा है, नहीं नहीं समझो, वो ऐसे घूमते हुए जा रहा है, तो एक्स वाले से वाई जेड का कोई रिलेशन नहीं, जो एक्स का तुमने लिखा है वो सही है, बट अब उसका मोशन यूं हो रहा, हाँ तो वाई जेड प्लेन में हो रहा, तो एक्स वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, रेडियस तुम सही सोच रहे हो, और आगे बताओ। वो सही है, चलो मैं डिस्कस करता हूं, और कोई बताओ एक बार मुझे, कर सकते हैं ऐसे, बाकी और चेक करना, बेटर ये कि इस डिस्टेंस की जगह ओमेगा से कर लो, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। ओके बच्चों, अब इधर फोकस करें, देखो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो इधर v cos थीटा, इधर v sin थीटा। अब बच्चों इधर मुझे बताओ x में वेलोसिटी क्या है, उसका मैग्नेटिक फील्ड से एंगल 0, तो मैग्नेटिक फील्ड से 0 एंगल है, तो बच्चों ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो x की वेलोसिटी पक्का कांस्टेंट है, तो x का कोऑर्डिनेट, x की वेलोसिटी इनटू टाइम v cos थीटा इनटू t, x कोऑर्डिनेट बच्चों यहीं खत्म हो गया, अब हमें कोई मतलब नहीं। बच्चों ये चीज क्लियर है, अब बच्चों ये चीज क्लियर है, अब वापस समझो बच्चों, अभी अभी मैंने तुम्हें डिस्कस किया था, इसका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, पार्टिकल ओरिजिन पे होगा, फोर्स सेंटर यहां, वो ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो इसका सर्कल अगर मैं बनाऊंगा बच्चों, पूरा क्वेश्चन वही है, तो सर्कल पक्का ऐसा ही बनेगा, सर्कल पक्का ऐसा ही बनेगा, तो मुझे x कोऑर्डिनेट पता चल गया, अब मुझे पूरी तरह से y और z पे फोकस करना, तो मैं अपना पूरा फोकस y और z पे कर रहा हूं, x कोऑर्डिनेट बच्चों में लिख चुका हूं, अब y और z पे बच्चों अगर मैं फोकस करूंगा, तो अभी भी बच्चों मैंने डिस्कस किया था कि जो इसका सर्कल बनेगा वो कुछ इस फॉर्मेट का होगा कि ये तुम्हारी z एक्सिस, ये तुम्हारी y एक्सिस, और पार्टिकल ऐसे गोल 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 घूम रहा है, अब वो ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो किसी टाइम उसका एंगल मान लो अल्फा है, अल्फा, अब कुछ मैं डेटा लिख रहा हूं, रेडियस, वही फॉर्मूला एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी, बच्चों याद करो ओमेगा, वही क्यू बी बाई एम, ये वही मैंने स्टैंडर्ड यूज कर लिए हैं, रेडियस एम बी बाई, ठीक है।
अब किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहां है, पार्टिकल अगर यहां है तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये चीज मेरी हो जाएगी z कोऑर्डिनेट, और ये चीज मेरी हो जाएगी, ये चीज मेरे पास होगी y कोऑर्डिनेट। बच्चों ये मेरे पास ओरिजिन है, तो ये चीज मेरे पास हो गई है z कोऑर्डिनेट और ये चीज मेरे पास हो गई है y कोऑर्डिनेट। ये चीज मेरे पास रेडियस है, तो z कोऑर्डिनेट बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो z कोऑर्डिनेट बच्चों r साइन अल्फा। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? अब r बच्चों मुझे पता है, साइन, एंगल अगर मैं लिखूंगा तो एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। जैसे बच्चों डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंगल इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। तो r साइन अल्फा मेरे पास z कोऑर्डिनेट होगा। अब अगर मैं y कोऑर्डिनेट लिखता हूं, y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट बच्चों मेरे पास होगा r माइनस r cos अल्फा। तो r माइनस r cos अल्फा की जगह बच्चों ओमेगा टी। अब बच्चों चेक करके बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत हो? बच्चों कनेक्ट कर पाए इसे? चेक करो पूरी प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत लग रही हो। हैंड राइज करें जो कुछ कह रहा हूं। बच्चों जो भी कुछ पूछ रहे हो वो हैंड राइज करें, पूछो आराम से। हाँ पूछ रहे हो क्या कुछ आरती? हाँ एक बार बच्चों चेक करें कहीं भी इसमें दिक्कत लग रही हो। एक्स कोऑर्डिनेट सीधा सीधा है, उसमें कुछ नहीं है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v cos थीटा ठीक। yz में बच्चों मैंने बताया वो इस तरह के सर्कल में घूमेगा, इस तरह के सर्कल में घूमेगा, तो यह आ गया। हाँ बोलो बच्चों कोई कुछ पूछ रहा हो? अच्छा देखो एंगल है, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जैसे अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। वैसे अगर वो फिक्स स्पीड से घूम रहा है तो एंगल होता है एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। जैसे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, वैसे ही एंगल एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। बच्चों इसे कनेक्ट कर पाए? हाँ अब ये अपना टी के फॉर्म में इक्वेशन आ गया। अब ये 3D में इक्वेशन, 3D में इक्वेशन है, इसको एलिमिनेट कर पाना बहुत टफ है। इसमें यह किया जा सकता है ज्यादा सर्कल की इक्वेशन हम लिख लें और वो z के फॉर्म में दे दें, क्योंकि तीनों को एलिमिनेट करना बहुत टफ हो जाएगा। समझ पाए? तो उस तरह से दो वेरिएबल में हम इक्वेशन दे सकते हैं पाथ की। बच्चों अभी चेक करके बताओ इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों ध्यान से समझो, मान लो इसमें डेटा तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाए, अभी अभी हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड सीखा था। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं पूछता 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो तुम इसमें 5 रख दोगे, फाइनल कोऑर्डिनेट आ गए, फाइनल कोऑर्डिनेट आ गए, वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। बच्चों ये चीज समझ पाए? क्योंकि इनिशियल 0 है, उससे सेपरेट करोगे वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस अगर पूछता हूं बच्चों इस क्वेश्चन में बताओ, 5 सेकंड में डिस्टेंस पूछता हूं, क्या आंसर होगा? 5 इंटू बी। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों मैं होमवर्क बता रहा हूं वो तुम नोट डाउन कर लो। तो एक तो बच्चों जो डीपीपी है, डीपीपी 5 में अप टू क्वेश्चन 7 तक कर सकते, मतलब इसका ये है कि डीपीपी 4 कंप्लीट, डीपीपी 5 अप टू क्वेश्चन 7। उसके अलावा बच्चों मैं मॉड्यूल से क्वेश्चन दे रहा हूं, वो तुम देखो। तो मॉड्यूल से बच्चों तुम देखना एक्सरसाइज 1, इसमें बच्चों अगर मैं देखता हूं तो कुछ भी नहीं है। बच्चों एक्सरसाइज 2 कर लो 1 की जगह। 2 में बच्चों देखोगे तो 8th 9th 10th बच्चों, उसके बाद
बच्चों 25, 26, उसके बाद बच्चों देखोगे 44, 45, 50, बच्चों 57, 58, 59, 60, 61। तो बच्चों फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो बच्चों जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो अटेम्प्ट कर लेना, वो अभी और प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। हाँ, हैंड राइज करें जो कुछ कह रहा हूं। अच्छा हाँ बच्चों, जो आपका टेस्ट है उसमें एक मेंस पैटर्न का रहेगा, एक एडवांस पैटर्न का टेस्ट। अब सिलेबस बच्चों बता रहा हूं, सिलेबस 11th की साइड देखोगे, जो 11th वाला पोर्शन है बच्चों, 11th वाले में काइनेमेटिक्स से लेके वर्क पावर एनर्जी, लेकिन हर एक का एक ही क्वेश्चन रहेगा। केवल वर्क पावर एनर्जी के मान लो थोड़ा वेटेज ज्यादा रहेगा, मतलब ज्यादा वेटेज रहेगा। बाकियों का जैसे मान लो 1D 2D रिलेटिव, एनएलएम, फ्रिक्शन, इनके एक आध कोई क्वेश्चन हो। मैक्सिमम वेटेज वर्क पावर एनर्जी का। सर्कुलर अभी रहने देते हैं, सर्कुलर इसके बाद देख लेंगे। नहीं नहीं, अभी सीक्वेंस से चलते हैं। अब बच्चों जो 12th का पोर्शन है, 12th का, उसमें इलेक्ट्रो कैपेसिटेंस, करंट, ईएमएफ, बट मैक्सिमम वेटेज ईएमएफ का रहेगा और इधर मैक्सिमम वेटेज वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो जैसे कई बच्चों के मान लो पुराने टॉपिक उतने ठीक नहीं है, तो वो रिसेंट टॉपिक पे फोकस करें। जैसे ईएमएफ चल रहा, उसका वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, तो उस तरह से कर सकते हैं। और टेस्ट इस संडे तो नहीं है, उसके बाद ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो रहेगा बट वेटेज सबसे ज्यादा इसका रहेगा। हाँ, ग्रेविटेशन भी बच्चों रहेगा, एक आध क्वेश्चन उसका भी रहेगा, एक आध क्वेश्चन उसका भी रहेगा। चलो ठीक है, ग्रेविटेशन स्किप कर दो, ग्रेविटेशन स्किप कर दो। ठीक है, चलो अब छोड़ देते हैं। ठीक है, ओके।